Assalamu alaikum, dear students. We are going to start the topic of uses of radioactive isotopes. आइसोटॉप्स के बारे में इससे पिछले लेक्चर में आप जान चुके हैं कि आइसोटॉप क्या चीज़ है। फॉर इंस्टेंस अगर हम रिवाइज करें तो हर वो एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं वो कहलाते हैं आइसोटॉप्स। ये टेबल में आपके शो किए गए आपको 3-4 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो वेरी करता है, जिस वजह से ये आइसोटॉप कहलाते हैं। अब आइसोटॉप जो हैं किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं इसके बारे में हमने आज बात करनी है, और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में एक उभरती हुई चीज़ है। इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं सुपरफिशियली आपसे डिस्कस करूँगी, आपको इन चीज़ों का जनरल आइडिया दूंगी। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप इसे ज़रूर गूगल करें, यूट्यूब से उसके बारे में मज़ीद सर्च करें। तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बेटा वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी पढ़ने से पहले आप ज़रा माइंड में याद करें, अब हमने वर्ड पढ़ा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने पढ़ा था जब हम देख रहे थे ये गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने। ये देखिए यहाँ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तब मैंने आपसे कहा था कि वो सब्सटेंस जो नॉर्मली कुछ ख़ास लाइट रेज एमिट करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं 3 तरह की रेस, जिन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेस। वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपने पढ़े थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही निकलते हैं, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्वियसली आइसोटोप होते हैं। तो आज आप पढ़ रहे हैं बेटा आइसोटॉप्स, वो आइसोटॉप्स जो कि जिनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, तो जितने भी आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाते हैं उनमें ये 3 तरह की रेज एमिट करने की एबिलिटी है, जिसमें से पहली है अल्फ़ा, दूसरी है बीटा और तीसरी है गैमा। यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाई गई है इस पिक्चर में कि जो इन रेज की पेनिट्रेशन की एबिलिटी कितनी है। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं बेटा ये भी किसी इसकी जो रेज हैं ये किसी चीज़ की सरफेस को टच कर सकती हैं, उसमें डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जबकि जो बीटा पार्टिकल्स हैं इसकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा है, और जो गैमा पार्टिकल्स हैं इसकी जो पेनिट्रेशन है वो अल्फ़ा और बीटा दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो रेज एमिट करते हैं। इसमें से कुछ अल्फ़ा होती हैं, कुछ बीटा, कुछ गैमा और कुछ एलिमेंट्स इनके कम्बिनेशंस को भी एमिट करते हैं। अब बात करेंगे हम आपकी बुक से फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी की बात करेंगे। ये रेडियोथेरेपी के थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कैंसर क्या है। कैंसर हमारी बॉडी में मौजूद नॉर्मल सेल्स का एबनॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल सेल्स का नॉर्मल बिहेवियर ये है कि वो जब कहीं कोई चोट लगे तो वो डिवाइड करते हैं, उस चोट को हील करते हैं, और डिवीजन जो है सेल्स की वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर ये है कि सेल्स डिवाइड करें और डिवाइड करते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं, और उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाए सेल्स में। जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वही होते हैं, वो बॉडी के सेल्स ही हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिवाइड करते जाते हैं, उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल होती जाती है। तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कहते हैं कि ये सेल जो है वो कैंसरस हो गया है। तो उस कैंसरस सेल को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो उसके जो ख़तरनाक
असरात है उससे बचा जा सके, लाइफ थ्रेटनिंग असरात से बचा जा सके। तो किस तरह से ख़त्म किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, उनमें से एक बात यह है कि उनको ट्रीट किया जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, दैट इज़ कॉल्ड रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में किस तरह से होता है इसको एक पिक्चर से आपको शो करते हैं। लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज मशीनरी, and this human is exposed to some rays, some invisible rays. These are radioactive element emitted rays. ये रेज क्या करती हैं बेटा? रेडियोथेरेपी के जो टारगेट्स हैं वो क्या है? ये रेज सिर्फ उस कैलकुलेशन से सिर्फ उतने हिस्से पे फॉल की जाती हैं जो कि कैंसरस होता है, और ये कैंसरस सेल को डिवाइड करने से रोक देती हैं। क्योंकि जितनी भी आपकी अभी आपने देखी ये जो रेज हैं अल्फ़ा बीटा या गैमा, ये रेज जो है अब बॉडी में अगर पेनिट्रेट होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो जो वैसे जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज हैं वो जब भी पेनिट्रेट करती हैं तो वहाँ पे जो मौजूद लिविंग सेल्स होते हैं उनको आयोनाइज कर देती हैं, उनको किल कर देती हैं, उनको हार्म पहुँचाती हैं। तो ये जो मिसबिहेव करने वाले सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, इसको इनएक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले रेडियो आइसोटॉप्स हैं, ये इनकी रेज यही करती हैं, बॉडी में पेनिट्रेट करके और कैंसरस सेल को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से आपके बुक पे जो लिखा हुआ है, पेज ओपन कीजिए। रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटॉप्स लाइक P32। P32 इज़ फॉस्फोरस का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास है 32। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रोंशियम 90, ये स्ट्रोंशियम का आइसोटॉप है, स्ट्रोंशियम 90। ये दो आइसोटॉप इस्तेमाल होते हैं बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। अब अभी आपने देखा जो बीटा रेडिएशन है ये सेकंड नंबर पे थी, जो कि पेनिट्रेट करती हैं लेकिन लेस पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर विद इन द बॉडी आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी अगर बात की जाए, आपके जो लंग ट्रीटमेंट है या इसकी आपके जो लिवर ट्रीटमेंट है जो कि आपकी बॉडी में या किडनी की ट्रीटमेंट है कैंसर की, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा एक आइसोटॉप जिसका नाम है CO30 यानी कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 30 कह रही हूँ, सॉरी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 बॉडी के अंदर अगर कैंसर को करना हो क्योर, तो कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है गैमा रेज, और अभी मैंने आपको शो कर दिया कि गैमा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है जी, तो ये हमने सुपरफिशली डिस्कस किया है रेडियोथेरेपी को, और रेडियोथेरेपी क्या चीज़ है, किस तरह से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर कैंसर सेल को किल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेसर की। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसर? एनीथिंग विच कैन ट्रेस टू फाइंड समथिंग। ठीक है, अब मेडिसिन में एक काम है डायग्नोसिस का। हम किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से पहले उसका प्रॉपर डायग्नोस करते हैं कि क्या ये सिम्टम्स वाकई उसी बीमारी के हैं। तो डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं एज ट्रेसर भी यूज़ होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर कहीं ट्यूमर है तो उसको सर्च करने के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। बॉडी को इंजेक्ट किया जाता है फॉर द इंस्टेंस उन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स से, और वो उस जगह पे जाके जब अपनी रेज को एमिट करती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। थोड़ा सा आपको बताती हूँ आयोडीन 131 के बारे में, जो कि यूज़ होता है डायग्नोसिस ऑफ गोइटर के लिए। गोइटर क्या चीज़ है बच्चों? गोइटर कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ नेक रीजन। इस पिक्चर में ये जो आपको नेक रीजन स्वेलो नज़र आ रहा है, दैट मे बी गोइटर। ठीक है, अब इसको डायग्नोस करना है तो इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम है आयोडीन 131।
ये देखें, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है पेशेंट को इंजेस्ट करवाया जाता है, जो कि जाके अटैच हो जाता है थायराइड ग्लैंड के साथ, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपनी फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। वो आयोडीन जब यहाँ जाके अटैच होता है तो उसकी एक्टिविटी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू स्टडी की जाती है, और उस स्टडी से पता चलता है कि क्या इस जगह पे ग्लैंड को कोई प्रॉब्लम है, इसको डिजीज़ है गॉइटर या नहीं। ठीक है, तो जो आयोडीन 131 है आइसोटोप, ये डायग्नोज कर सकता है गॉइटर को दैट इन द थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम जो है इसका आइसोटोप इस्तेमाल होता है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए भी बिल्कुल इसी तरह ही जैसे इसमें आपको दिखाया कि इंजेस्ट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो जो इंजेक्शन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो शो करते हैं जाके जब अपनी रेडियो एक्टिविटी रेज एमिट करते हैं, तो उस रेस को ट्रेस करते हुए उस स्पेसिफिक बोन की ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक है, ये है जी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंजेक्टिंग पिक्चर, और इसका जो इमेज है वो एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू इस तरह से शो होता है, और इसमें जो बोन की ग्रोथ है उसको स्टडी किया जा सकता है स्पेसिफिकली। बोन ग्रोथ और डिजीज़ डायग्नोसिस में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़। आर्कियोलॉजी क्या है? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के जो रिमेनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल, इन फॉसिल की स्टडी की ये ख़ास जो है स्टडी, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजी में किस तरह क्या उसका फ़ायदा है, हम तो फाइंड कर सकते हैं कि हमारी एज कितनी है, हमारी बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हैं हमारी एग्जैक्ट एज, और जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उसकी एज को गेस करने के लिए हम प्लांट्स के रिंग्स काउंट करते हैं, तो उससे हमें प्लांट की एज का, उसके जो बार्क होती है उसके अंदर से उसकी रिंग को काउंट करते हैं उसके ट्रंक में से, तो हम उसकी एज गेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमें बहुत ज़्यादा पुराने फॉसिल्स मिलते हैं उसकी एज काउंट करना पॉसिबल नहीं है या फाइंड करना, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया है, वो ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू हम उस उनकी एज फाइंड करें। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू उनकी एज फाइंड करना इज़ नॉट दैट सो ईजी। इसके लिए सबसे पहले आपको आइडिया लेना होगा हाफ लाइफ का। व्हाट इज़ हाफ लाइफ? तो ये है एक पिक्चर जो कि शो कर रही है half life of a radioactive carbon atom. If radioactive carbon atom is C14, then by emitting their radioactive rays, इनकी जो डिके होता रहता है साथ साथ, और इनकी जो टोटल अमाउंट है वो आधी रह जाती है। जो मतलब अमाउंट जहाँ से आप मतलब फॉर एग्जांपल इसको स्टडी करना शुरू करें, उसके एक कुछ अरसे बाद रेज एमिट करने से वो अनस्टेबल सिचुएशन में उसकी जो फॉर्म है उसे हम कह देते हैं वो उसकी लाइफ हाफ हो गई है। तो ये हाफ और उससे हाफ और उससे हाफ और उससे हाफ होते इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रेडियो एक्टिव डिके के मैंने अभी देखा, मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाह रही हूँ। द हाफ लाइफ इज़ द लेंथ ऑफ द टाइम that takes for 50% of the some atoms to decay and to be lost. In the case of carbon-14 radioactive isotope, this is 5,730 years. It is 5,730 years जब कोई कार्बन एटम अपने 50% पे रह जाता है, बाकी 50% लॉस्ट हो जाता है। By measuring how much carbon remain in the plant or the fossil material, we can work backwards and calculate how many years ago a plants must have died. आपकी बुक पे इसका रेफरेंस कहाँ है वो देख लेते हैं।
The radioactive isotope is used to estimate the age of fossil. Age of fossil. Fossil क्या चीज़ है? Maybe dead plant or dead animal or some stones. Can be stones also. The age determination is based on the half life. यहाँ सिर्फ word use किया है half life. तो half life क्या चीज़ है बच्चों? जब एक कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप अपनी रेज एमिट करने के बाद जो है अपनी हाफ पे रह जाए ऑफ द आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डेटिंग। इस सारे प्रोसीजर के थ्रू किसी चीज़ की एज फाइंड करना क्या कहलाता है? रेडियोएक्टिव डेटिंग। ठीक है, इस रेडियोएक्टिव डेटिंग से हम क्या कर सकते हैं? डिटरमिन कर सकते हैं ओल्ड कार्बन कंटेनिंग फॉसिल्स की एज को, और इसको हम सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ें, इसको गूगल करें, यूट्यूब पे इसके बारे में कोई इजी वीडियो का भी लिंक मैं आपसे अटैच कर देती हूँ साथ, जो आप अंडरस्टैंड कर सकें। बहरहाल यहाँ तक जो बात आपको समझ आई होगी वो ये कि कार्बन के हमारी बॉडी जो है आपको पता है, उसमें आपने पढ़े हैं मेजर और माइनर एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स में भी, तो कार्बन हमारी बॉडी का मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है यूजुअली होता है कार्बन 12 जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन कार्बन 14 भी जो है बाय द प्लांट्स हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तो वो कार्बन 14 जो है बॉडी में जब रिमेनेंट्स हैं, जैसे बोन्स आपको पता है बहुत देर तक भी डिके नहीं होती, तो वो उनमें कार्बन 14 एलिमेंट भी मौजूद होता है, और उस कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली होगी, वो साथ साथ अपनी रेज एमिट करके उसकी लाइफ भी हाफ हुई होगी। तो उसकी हाफ लाइफ और उसकी जिस भी टाइम आपको मिलेगा वो उस टाइम पे उसकी जो रेडियो एक्टिव एबिलिटी है उसको मैयर करके उससे कंपेयर करके आप एक आइडिया ले लेते हैं, जो कि एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन समहाउ आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, यानी इसको डिकेइंग में आए हुए कितने साल गुजर गए हैं। मैंने भी आपको दिखाया 5730 ईयर्स एक कार्बन 14 की हाफ लाइफ है। ठीक है, तो इसको सारे आइडिया को सारे तरीके को हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग, जो कि हमें पता चलता है जिससे कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। ओके, अब बाकी इसके दो यूजेस भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको बेटा एज इट इज़ साथ साथ याद करें आप, इन तीनों को एज इट इज़ फुल फ्लेज याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट आइसोटॉप्स के नाम और उसके यूज़, उसके नंबर ख़ास तौर पे, और यहाँ से कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन और भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको आपने एज लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लेज भी याद करना है। ठीक है।